हाय एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या सिंह एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन। प्रीलिम्स 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो एस्पिरेंट्स मेंस 2024 में अपीयर होने वाले हैं उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसके अप्रोचेस, स्ट्रैटेजी एज वेल एज एक रेगुलर वेरी सिंपल स्टडी प्लान भी मैंने डिस्कस किया है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो आप फेस करने वाले हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं शुरू किया है प्रैक्टिस करना, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट और अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग वुड बी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही ना समझ पाना। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठे हैं या मॉक टेस्ट अपियर कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप लिखेंगे क्या? राइट तो हम उस क्वेश्चन को समझने में, डायमेंशन को समझने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि आंसर राइटिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिससे पूरा पेपर कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो पेपर छूटने का जो डर है वो बना रहता है। कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि पैराग्राफ फॉर्मेट्स पे ही ज़्यादा रिलाई करना, बहुत सारे डायग्राम्स बना देना, या आंसर में स्ट्रक्चर की कमी होना कि एक पॉइंट आप लिख रहे हो और सीधा पॉइंट ए से पॉइंट डी पे छलांग मार दी, तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जामिनर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक दोज काइंड ऑफ आंसर्स, तो उसमें मार्क्स का लॉस होना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू। एंड ये सारे चैलेंजेस और भी ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं अगर आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं बने हुए हैं। अगर आपने एडवांस लेवल, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स को एक जगह कंसोलिडेट करके नहीं रखा हुआ है, इट बिकम्स वेरी हार्ड for you to revise and also appear for your mock test. Let me start this discussion by looking at this particular question. ये मेंस का पेपर है। सवाल क्या पूछा गया है? The local self-government system in India has not proved to be an effective instrument of governance. Critically examine this statement and give your views to improve the situation. आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है और अपने व्यूज़, अपने विचार भी बताने हैं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जो बॉडी पार्ट है आंसर का, उसमें आपको कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके मेंशन करना है। साथ ही साथ आपके पास कुछ अपने क्रिएटिव सोल्यूशंस है तो आप वो भी दे सकते हैं। यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है उसका ऑपोजिट इज द सोल्यूशन। अगर ये नहीं हो रहा तो ये करने से इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इस तरीके से आप आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रहा कोई सोल्यूशन, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा, तो सेकेंड ARC में ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है। सेकेंड ARC रिपोर्ट को आप रेफर करेंगे और वहाँ जो रिकमेंडेशंस दिए गए आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं। कंक्लूजन में एक सूटेबल, सिंपल, होपफुल, पॉजिटिव कंक्लूजन आपको देना है जो समराइज करता है आपने जो 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, उसको समराइज करता है। जैसे कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं, बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटिंग द सजेस्टेड मेजर्स द सिस्टम कैन बी स्ट्रेंथन टू इनेबल बेटर गवर्नेंस। तो ऐसा कुछ आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जा रहा है, लेकिन इसमें नोट्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत हाईलाइट हुआ है। आपके नोट्स को बनाने में आपका सिलेबस हैज़ टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। यू हैव टू गो बैक टू योर सिलेबस और जितने टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, मेंस का जो आपका प्रॉपर सिलेबस है, उन सारे टॉपिक्स पे आपका कंसोलिडेटेड नोट्स बना होना चाहिए। अगर पेपर 2 में आप देखेंगे तो पॉलिटी के टॉपिक में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, जिसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की को मेंशन किया गया है। वहीं से आपको कंटेंट लेके इस आंसर को रिप्लाई करने में कितना ज़्यादा ईज महसूस होगा और आप उसको यूज़ करने वाले हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स राइट नाउ। ARC रिपोर्ट्स को अगर आपने कंपाइल करके एक जगह रखा हुआ है तो वो रिकमेंडेशन याद आ गया, तो आपका पूरा आंसर एक एक्यूरेट, परफेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एंड स्पीड में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिए और देखिए कौन से टॉपिक्स के नोट्स नहीं बने हैं आपके पास एंड स्टार्ट मेकिंग देम। अब जो स्पीड का इशू था ना, उसमें काफ़ी सारे रिसर्च किए गए, साइंटिफिक मेथड्स बताए गए। स्पेशली यहाँ पे लिखा गया कि जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उन स्टूडेंट्स का स्पीड इतना होना चाहिए कि पर मिनट वो 30 से 35 वर्ड्स लिख सकते हैं। इतने लंबे से रिपोर्ट को मैंने बना दिया है एक छोटे कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके लिए और आपके समझ के लिए वेरी सिंपल। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, what has been asked, which dimension is to be focused on। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा तो आपको क्रिटिकली चैलेंजेस को एग्जामिन करना था जो LSGs, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को
इनइफेक्टिव बना रही है और सोल्यूशंस देने थे। तो दैट वाज द क्वेश्चन। नंबर 2 इज़ जो आपका कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करना। तो ओवरव्यू जो एक तरीका है कि आप बेसिक जो फॉर्मेट है, जैसे मैंने आपको अप्रोच सेक्शन दिखाया था, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी जो है आंसर का उसमें क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या जाएगा। ऐसा ओवरव्यू बना बना के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इनिशियली आई थिंक 1 से 2 हफ्ते आपको लगेंगे ओवरव्यू को मास्टर करने में। एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो उस पॉइंट को इलैबोरेट करना विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। वॉट शुड बी योर अप्रोच? इन चैलेंजेस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे ओवरकम करना है? सबसे पहले स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नंबर 2 वुड बी फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट देन स्पीड। अगर आप सही चीज़ लिखेंगे तो मार्क्स मिलने वाले हैं। कुछ भी लिखकर किसी भी स्पीड पर लिखकर आ जाएंगे, पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस टू द एग्जामिनर, मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो एक्यूरेसी सबसे पहले, प्रैक्टिस के साथ स्पीड अपने आप आ जाएगी, राइट? नंबर 3 वुड बी स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग ओवरव्यूज फॉर क्वेश्चंस ऑफ PYQ। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे मैंने आपको ओवरव्यू बताया कैसे लिखा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, आप सारे क्वेश्चंस का एक एक करके वैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर 2 वीक्स। से आपको लगे कि आपको ओवरव्यू बनाना आ गया है, आंसर को स्ट्रक्चर करने में आपकी मास्टरी आ गई है, आपको समझ आ गया है कि अब मुझे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन कीप योर फोकस फर्स्ट ऑन एक्यूरेसी एंड देन ऑन स्पीड। 20 मिनट लग रहे हैं आंसर को लिखने के लिए, ले लीजिए वो टाइम, इन्वेस्ट कीजिए, इट इज़ गुड। बट स्पीड में आके कंटेंट अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप कर देंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे इवन दो यू हैव कंप्लीटेड द आंसर और द पेपर, राइट? So once you have mastered accuracy, अब आप अपना स्टॉप वॉच लेके बैठिए और ये देखिए कि एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर सब कुछ मास्टर करने के बाद मुझे कितना टाइम लग रहा है। पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है। इट विल ऑर्गेनिकली कम इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, योर स्पीड विल इंक्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंस लूज नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये प्रोसेस समझने में जितना आसान लग रहा है ना, अप्लाई करने में उतना ही मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। बट बिना चैलेंजेस के जीत जाना, मार्क्स लाने में क्या मज़ा है ना? प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सी, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब बिल्कुल वही है जो एक टीज़र या ट्रेलर का मतलब होता है, कि उस टीज़र या ट्रेलर को देख के हमें समझ आता है कि मूवी में आखिर उसका बेसिक प्लॉट एटलीस्ट समझ आता है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, आखिर इस फिल्म में है क्या। बिल्कुल वैसा ही जो इंट्रोडक्शन है, इट्स लाइक एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ योर आंसर कि सर मैंने आगे क्या लिखा है, किस डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस किया है, प्लीज़ गो एंड रीड इट फर्दर, यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने वही एग्जैक्टली लिखा है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। एंड जो बॉडी का जो हिस्सा है आंसर का, उसमें आप की डायमेंशन को एड्रेस करेंगे, पैराग्राफ्स, पॉइंटर्स, डायग्राम्स, सबकी जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े, पैराग्राफ्स की या डायग्राम्स की या पॉइंटर्स की, उस हिसाब से अच्छा फ्यूजन बनाते हुए आप आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे। और लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखिए। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू शो ऑफ योर वोकैबुलरी। बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। इट शुड मेक सम सेंस देयर, सो राइट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब कंक्लूजन कैसा होना चाहिए आंसर का? तो इट शुड बी वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते लगे अरे आंसर खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को। इट शुड एंड ऑन अ गुड नोट, ऑन अ पॉजिटिव होपफुल नोट, और इट शुड समराइज जो आपने पूरे आंसर में लिखा उसको एक समराइज, एक छोटे फॉर्मेट में कंक्लूड आप कर रहे हो। मैं तो कहूँगी कि आंसर राइटिंग टेक्निकल से ज़्यादा पैराग्राफ्स एंड डायग्राम्स, जो टेक्निकलिटीज़ है उसको अगर छोड़ दें, तो अगर वो 20-30% हिस्सा आंसर राइटिंग का, तो 70% क्रिएटिविटी है। इट्स मोर क्रिएटिव इन नेचर। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आप पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिवली देख रहे हैं हर प्रॉब्लम को, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आंसर राइटिंग में बहुत ही निखर के बाहर आती है। एजेंडा ऑफ हैविंग मेंस एग्जामिनेशन इज़ टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इसी मार्क्स से डिसाइड होता है आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, कौन सी रैंक आएगी, राइट? सो मेंस का पर्पज़ ये है टू अंडरस्टैंड हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ रिटन फॉर्मेट। टू समराइज अभी तक जो आपने वीडियो में समझा उसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको रोज़ आंसर राइटिंग करना है, और 1 महीना होने के बाद, आफ्टर यू हैव मास्टर्ड एक्यूरेसी ऑन ओवरव्यू का जो स्टेज है, जो पहला महीना आप देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद आप सैटरडे संडेज को फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे।
दूसरा महीना हमारे पास 3 महीने से कम का समय है, तो सेकंड जो मंथ होगा उसमें फोकस शिफ्ट हो जाएगा एक्यूरेसी और स्पीड पर, यानी अब प्रैक्टिस के साथ थोड़ा थोड़ा हमें स्पीड पे काम करना शुरू करना है, राइट। फीडबैक्स को पॉजिटिवली लेना है और कॉन्स्टेंटली एक अर्ज होनी चाहिए आपके अंदर कि आई वांट टू इम्प्रूव इट। अगर मेरे सर या मैम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो करना है, राइट। द प्रोसेस विल बी ओवरवेलमिंग बट पेशेंस इज की हियर। This is what you have learned. Now let's dive into the strategy part of the video, जिसमें कैसे मेंस 2024 को क्लियर करना है। So पहला जो हफ्ता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, उसमें आपको जीएस के नोट्स को पहले कंसोलिडेट ऑर्गेनाइज करना है। ऑप्शनल आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स के चक्कर में हमने ऑप्शनल को छोड़ दिया होगा 1-2 महीने के लिए, तो वो गलती नहीं करनी। और अगर जीएस पेपर 4 प्रिपेयर नहीं किया है, एथिक्स का पेपर, उसे प्रिपेयर करके 2 हफ्ते में खत्म करना है। ऑप्शनल का रिविजन और जीएस पेपर 4 शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इन वीक 1 and 2। आने वाले 3 हफ्ते आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक यू हैव टू सिट विद योर वीकेस्ट जीएस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है उसको बैठ के रिवाइज करना है, साथ ही साथ ऑप्शनल का रिविजन चलते रहेगा और आंसर राइटिंग 2 to 3 times अ वीक तो आपको करना ही है, राइट। फर्दर अगस्त के महीने में आपको क्या करना है, सो जो सारे नोट्स हैं ना आपके जीएस के सब्जेक्ट्स के और ऑप्शनल के, इस स्टेज पे कंप्लीटली कंसोलिडेट हो जाने चाहिए, एक जगह बन जाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। रिवीजन का स्टेज ये शुरू हो जाएगा यहाँ से, और मॉक को लेकर थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ एक्यूरेसी और स्पीड को मास्टर करना आपको शुरू करना है। और जो फाइनल स्टेज है वो है सितंबर का जो महीना है, बिकॉज 20 सितंबर से मेंस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो पहला जो 15 डेज है वो आप अपने जो प्रीवियस मॉक्स आपने जो दिए अगस्त में और जुलाई में, उसको असेस करना है, रिव्यू करना है, कहाँ गलती हो रही है, आपने उसके बाद क्या क्या रिवाइज किया, क्या क्या और शॉर्ट नोट्स बनाए। यू शुड फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रिपीटेडली ये याद दिलाएंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, आई हैव वर्कड हार्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। अब बस मेंस में जाकर मुझे अच्छे से पेपर को अपीयर करना है और अपनी पूरी कोशिश करनी है दैट विद एक्यूरेसी एंड स्पीड मैं सारे पेपर को अटेम्प्ट करूँ। दिस इज़ हाउ योर रेगुलर डे शुड लुक लाइक फ्रॉम नाउ। 45 मिनट न्यूज़पेपर को देना है, 2 घंटे ऑप्शनल की रिवीजन, 2 घंटे जीएस पेपर 4 या जो भी जीएस आपको पढ़ना है उसका रिवीजन करना है, और 1 घंटे 30 मिनट ऑन अ रेगुलर बेसिस रोज आंसर अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड धीरे धीरे इस समय को हम 3 घंटे तक लेकर जाएंगे। सो पहला आपका जो स्टडी रूटीन है आपको क्लियर हो गया, अप्रोचेस समझ में आ गए, कौन कौन से चैलेंजेस को ओवरकम करके आपको मेंस 2024 क्लियर करना है। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट जीएस पेपर 4, कैसे प्रिपेयर करना है 2024 के लिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।